पाकिस्तान को बहाना है, एक इरिटेंट है, एक पुरानी लड़ाई है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो छोड़िए। असली चैलेंज भारत की इकोनॉमिक मिलिट्री ग्रोथ के बाद है चाइना। और एक इंडिपेंडेंट बॉडी की वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो कहती है कि इंडिया की एयरफोर्स की जो क्षमता है वो चाइना से ऊपर है। अगर देशों की बात करें तो वो कहती है इंडिया इज द थर्ड माइटिएस्ट एयर पावर इन द वर्ल्ड, थर्ड माइटिएस्ट। नंबर 1 यूएस, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 इंडिया और नंबर 4 चाइना। चाइना के साथ एक चाइनीज मीडिया है, एक प्रोपागेंडा है जो बोलता है कि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी, उसका डिफेंस स्पेंड इतना बड़ा, उसकी हिडन टेक्नोलॉजीज इतनी बड़ी, उसकी क्षमता इतनी कि उसकी पता नहीं कितने देशों पे इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान में तो है ही है, पर क्या इंडिया की इन्फ्लुएंस अब अफगानिस्तान में क्रिएट हो रही है? तो थोड़ा आज इंडिया और चाइना की बात करेंगे, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी, आर्मी की भी, और भारत और चाइना का जो ये एक इकोनॉमिक कंपटीशन है और बीच बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट गर्म होता है, उसकी रियलिटी क्या है चाइनीज प्रोपेगेंडा से बाहर? क्या भारत बहुत 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 पीछे है, या जैसे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आके कह रहे हैं कि भारत की बहुत सारी कैपेबिलिटीज, क्षमताज, यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं जिसको मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी कारण चाइना बोलता बहुत रहता है पर भारत से खुल के लड़ने की बहुत देर से हिम्मत नहीं की। गलवान में उनके कितने सैनिक गए तब भी नहीं की। बट एनीवेज ये सब डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग मैं पहले आपकी स्क्रीन पे डाल दूं जिस बात के साथ बहुत सबका ध्यान गया कि इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट एयर पावर। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे लिए खुशी की बात है, मेजर जनरल सुधाकर जी, जो ये सारा इंडिया चाइना को पर्सपेक्टिव देंगे। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड ज्वाइनिंग। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू Karan, इट्स ऑलवेज ग्रेट प्रिविलेज टू कनेक्ट विथ यू और आपके दर्शकों के साथ जोड़ने के लिए मौका आप देते हैं। मेरे को आपने फिर से इनवाइट किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। ये जो टॉपिक आपने चुना है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और ये काफ़ी मिथ्स को डिस्पेल कर सकता है हमारे लोगों की दिमाग के अंदर। और मैं मुझे पता चला कि जो आर्टिकल आपका जो कोऑर्डिनेटर भेजे थे उससे ये पता चला कि ये आर्टिकल ऑलरेडी द वीक मैगजीन में छप चुकी है। और ये जो WMDDA है ये एक ऐसा संस्था है जो कि 5 साल करीब 2021 को उन्होंने स्टार्ट किए थे। 5 साल से ये पूरा एरियल रेटिंग यानी कि एयर पावर का जो असली रेटिंग है वो ट्रू वैल्यू एक रिपोर्ट निकालते हैं। उसके अंदर चंद एक चीज़ों को, मॉडर्नाइजेशन, फ्लाइट स्ट्रेंथ, फाइटिंग कैपेबिलिटी और चंद एक चीज़ें जो इग्नोर हो जाते हैं आमतौर पे। कभी एयर पावर का जब आप अंदाज लगाते हैं मोटा मोटा चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें जो इग्नोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कॉम्बैट एयर सपोर्ट, दूसरी बात ऑन ऑर्डर, जो नए एयरक्राफ्ट की आप ऑर्डर दे रखे हैं उसका, और ये भी होता है कि मॉडर्नाइजेशन के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि आपका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। मेरे विचार के मुताबिक उसके बिना आप एक्चुअल कैपेबिलिटी को अंदाज नहीं लगा सकते। हो सकता है कि आर्टिकल में लिखा नहीं है लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना निहायत आवश्यक है। और एक चीज है, ये जो हिंदुस्तान ने स्टार्ट किया है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये भी एक कुछ हद तक ये काफी कंट्रीब्यूट करता है। इस वैल्यू को आप रेटिंग अंदाज लगाने के लिए ट्रेनिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। और ये बॉम्बर फोर्सेस, डेडिकेटेड स्पेशल मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट होता है, ये सारे चीजों को आमतौर पे जब एयर पावर का रेटिंग आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको ये इग्नोर किया जाता है, और जिस बेसिस पे जिसको टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको ट्रू वैल्यू रेटिंग, TVR, इसके मुताबिक आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 4 संस्थाएं हैं, एक तो एयरफोर्स है, एक उसका नेवी है, एक उसका मरीन कोर है और उसका एक आर्मी है। तो अलग अलग संस्थाओं की ये एक उनको अलग अलग यूनिट के हिसाब से अंदाज लगाया गया है। उसको आपने TRV रेटिंग निकाल दिए। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एयरफोर्स है वो है 242.9,
और एयरक्राफ्ट टोटल है 5004। मैं यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूं एक एक चीजों को, अंदाजन नहीं, एक्यूरेटली जो हम सर्वे रिपोर्ट करते हैं, अमेरिका के पास आज के दिन में 13,000 एयरक्राफ्ट है। आप अगर जोड़ देंगे मेरे ख्याल से 13,000 के आसपास होगा। ये 5,004 नेवी का है, 2,504, 11 और रशियन एयरफोर्स ये है 3,677। उसको छोड़ दो, यूएसए का नेक्स्ट आता है 4,000 समथिंग, उसके बाद मरीन को ये 1,221, ये कुल मिला के सर वही इनका 13,000। 13,000 आता है। इसी तरह आप अगर देखेंगे आपका रशिया का जो है, रशिया का है 3,677, और उसके बाद आता है आपका एक्चुअली चाइना का। द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के हिसाब से देखेंगे वो 3733, यानी कि 3733, और उसके बाद आता है हिंदुस्तान का। एक्चुअली हिंदुस्तान का यहाँ पे दिखाया है 1,716। मैं अपना लेक्चर जब देने जाता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आर्मी वॉर कॉलेज या आईआईटीज पीएचडी स्टूडेंट्स को, मैं एक फिगर देता हूं उनको, 2200 इंडियन एयरफोर्स का कुल मिला के 2200 है। वो मेरे पास वो कागज नहीं है, पेपर इधर उधर होगा, उसका ब्रेक डाउन करके मैंने किया था, हिसाब लगाया था। 2200 में ये जो 1716 है ये सिर्फ एयरफोर्स के पास है। इसके अलावा हमारा नेवी के पास भी कुछ एयरक्राफ्ट है, और इंडियन आर्मी के पास भी एयरक्राफ्ट है अलग अलग। ये सब जब मैं मिला दिया था एक बार, ये कुल मिला के 2200 को करीब करीब होता है। लेकिन ये एयरफोर्स का फिगर बिल्कुल सही है, 1716 कह रहे हैं, मेरा हिसाब से वो 1800 आता है। मे बी सम ऑफ द एयरक्राफ्ट्स में हैव बीन डिलीटेड, क्योंकि वो मिग 21 सीरीज के हैं, तो विल गो बाय दिस फिगर। और चाइना का पहले बता दिया हूं, जापान का 756, इजराइल का है 551, फ्रेंच एयरफोर्स का है 511 ना। चाइना के साथ जब आप तुलना करते हैं, मैं सॉरी, मैं एक सवाल इसको भी कवर कर लीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी देख रहा होगा वो कहेगा चाइना की भाई इकोनॉमी की बातें हमें पता ही हैं जो क्या है, पर चाइना का एयरक्राफ्ट डबल है नंबर में ऑलमोस्ट, इफ नॉट मोर, और तब भी उसकी रैंकिंग लोअर। तो क्या हो रहा है सर? व्हाट इज दिस के चाइनीज एयरक्राफ्ट क्या इन्फ्लेटेड हैं, टेक्निकली इतने सुपीरियर नहीं है, बातें ज्यादा हैं, परफॉर्मेंस कम है? और चाइना का मैं रिपीट करते रहता हूँ, आपने भी बहुत बड़ी बोला है कि चाइना की आखिरी जंग कौन सी थी, कहाँ पे लड़े हैं, कहाँ पे बैटल टेस्टेड हुए हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड इन द कंडीशनड इन्वायरमेंट। जितने मर्जी आप मॉक ड्रिल्स, मॉक टेस्ट कर लीजिए, रियल वॉर इज नो सब्सटीट्यूट टू अ मॉक टेस्ट। तो सर क्या रीजन है जो ये एजेंसीज और न्यूट्रल एजेंसीज हैं जो इंडिया को ऊपर रेट कर रही हैं, इवन दो वॉल्यूम इज लेसर देन चाइना? Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया सवाल आप कर रहे हैं कि देखिए, चाइना का इकोनॉमी काफ़ी बड़ा है। ये करीब 20 और 21 ट्रिलियन के बीच में इनका जीडीपी चल रहा है, ट्रिलियन डॉलर का, और एयरफोर्स भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप हाल ही देखे होंगे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका जो J-10C, जो J-10C है, ये रफाल के बराबर 4.5 उसका जो कैलिबर होता है, 4.5 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जनरेशन का नाम है। 4 जनरेशन, 4.5, 5th जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के मुताबिक अलग अलग एवियोनिक्स, अलग अलग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अलग अलग बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और उसमें जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं। ये 4.5 जनरेशन का ये टेक्नोलॉजी माना जाता है। रफाल जो है 4.5 टेक्नोलॉजी इसमें आता है जनरेशन में। तो जब कंपेयर करते हैं, रफाल जो है सिर्फ यहाँ नहीं, माली, अफगानिस्तान, सॉरी आपका सऊदी अरेबिया, कतार, ये अलग अलग देशों में रफाल की बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लड़ाई की एक्सपीरियंस। ये रफाल उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो 20 साल तक जाके पड़े रहे मिडिल ईस्ट में जाके,
और अलग अलग जगह ये पार्टिसिपेट करते हैं। उनका स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसकी बराबर आज के दिन में मेरे ख्याल से नहीं, आई एम कन्विंस्ड। अगर आप अमेरिकन एयरक्राफ्ट की कंपेयर करते हैं, उसके F-16 कहीं के नहीं आएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसके पास जो एयरक्राफ्ट तो नंबर बहुत है और इसका ट्रायल्स बहुत है, लेकिन उसका जो तजुर्बा है लड़ाई का, ये वियतनाम लड़ाई के बाद 1979 के बाद अभी तक चाइना ने कोई भी देश के साथ ऐसा खुलेआम लड़ाई नहीं छड़ा है। और जो लड़ाई किया है वो कहते हैं उसको हाइब्रिड लड़ाई, यानी कि इट इज बाय जियो इकोनॉमिक्स के जरिए से, अलग अलग नाम से, BRI के नाम से, या आपका आजकल नया नाम शुरू कर दिया ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, अलग अलग नाम से कर रहे हैं। दूसरे तरीके से वो अपना देश को जो पार्टनर हैं उनको लिपट रहे हैं बिल्कुल करके। लेकिन ये जो हथियार है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारे हिंदुस्तान के बराबर नहीं है। हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ है हमारा इन्वेंट्री पहले रशियन होता था, 86% हार्डवेयर वहां से लेते थे, लेकिन धीरे धीरे पिछले कोई सालों से देखेंगे, पर्टिकुलरली 2011 और 14 के बाद इसका जो है डाइवर्सिफाई हुआ है। हम इजराइल से लेने लगे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं। फ्रांस के साथ आज के दिन में 36% मिलिट्री हार्डवेयर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के साथ 13%, अमेरिका के साथ 0 था, आजकल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 9% तक पहुंच गया है। ठीक है ना। तो इसी तरह स्पेन से देखिए आप C290 जो ले रहे हैं, इट इज ए लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट। हमारा जो एब्रो सीरीज का एयरक्राफ्ट वो पुराना हो गया था, उसको रिप्लेस करने के लिए C290 जो है यहाँ पे टाटा जिसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुजरात में। सो ये जो मॉडर्नाइजेशन का ड्राइव चल रहा है हिंदुस्तान में, साथ के साथ ऑप्शनलिसेंस के साथ नए एयरक्राफ्ट खरीदना और उनको यहाँ पे हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत के नाम पे बनाना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, ये एक अहम कदम है जो देश ने ले रखा है। ये एक्चुअली देश को और आगे की तरह, इसी तरह आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक लोई इंस्टीट्यूट होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी एक थिंक टैंक है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने पूरा एक नया मैट्रिक्स निकाला था, द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द एशिया, मोस्ट पावरफुल आर्मी फ्रॉम द आर्म फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने निकाला था अमेरिका फर्स्ट, चाइना नंबर 2 और हिंदुस्तान का था 3, थर्ड नंबर पे था उसमें लोई इंस्टीट्यूट। This is from this is for the army sir, not the air force। आप बोल रहे हो एयरफोर्स, टोटल सॉरी आर्मी कॉम्बैट कैपेबिलिटी, हाँ वो थर्ड पावरफुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, थर्ड पावरफुल कंट्री इन एशिया, इनका ये दिया था। उसके बाद जब गहराई में स्टडी करने लगे, रशिया का भी नाम उभर के आ रहा था, क्योंकि रशिया इज ए कंट्री, कभी उसको यूरोप के साथ शामिल करते हैं, कभी एशिया के साथ, बट अब एशिया के साथ मान के चलिए ये भी टॉप 10 में है। सो ये कहने का मतलब ये है कि इनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जो एक्विजिशन ये इंडिजिनियसली कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे, जैसे हम F-16 की बात करते हैं, उनका JF-17 एक नाम है एयरक्राफ्ट, इसको रिवर्स F-16 का रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए से उन्होंने JF-17 बनाया। वैलिडेशन कोई लड़ाई में हुई नहीं है, अगर किए हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना कि बराबर हुआ है। और अभी ईरान के साथ अभी तक उनका एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हुए ओपन सोर्स में आया नहीं है, लेकिन मुझे खबर लग रहा है धीरे धीरे कि उनका जो एयर डिफेंस प्लस एयरक्राफ्ट काफी हद तक उधर सप्लाई किए गए हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए रशिया का एयरक्राफ्ट वहां पे थोड़े ही दिन के अंदर सूर सीरीज के एयरक्राफ्ट ईरान में पहुंच जाएंगे। करीब 42 या कुछ नंबर है, वहां से वो खरीदा जा रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, चाइना जो है अभी तक वो बैंड बजा के हिंदुस्तान को एक इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कभी चेंज ऑफ नेम हो जाता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को वो डिमांड करते हैं और क्लेम करते रहते हैं, कभी अक्साई चीन को भी करते रहते हैं। ये ड्रामा चलते रहेगा चाइना के साथ। सर पासपोर्ट नहीं पहचानते हैं लोग, पासपोर्ट नहीं पहचानते वहां पे चाइना के अंदर। जो नॉर्थ ईस्ट कुछ जगह से लोग आ रहे थे, उसका कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया था कि हम ये पासपोर्ट नहीं मानते भारत का। बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ दिन पहले था, हमारा कोई अरुणाचल प्रदेश के कोई यंग लेडी वाज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एयरपोर्ट्स, उनको रोक के बहुत परेशान किया। और हमारे जो एथलीट कुछ साल पहले जा रहे थे, स्पोर्ट्स पीपल, टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स या एशियन गेम के लिए या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए शायद,
तो वो चाइना होके जाना पड़ रहा था। तो स्टेपल वीजा वो देते थे। स्टेपल वीजा इज नॉट परमिटेड टू गो आउट। उन्होंने जेएनके के लिए भी शुरू कर दिया था। ये जो नए नए किस्म की जो जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो प्रोविजन होते हैं, डिप्लोमेटिक मेथड्स ऑफ गिविंग आइडेंटिटी, ये बिल्कुल गलत है। सो चाइना टाइम टू टाइम इस किस्म की वो रूप और रंग चेंज करते रहेगा और एक्शन करते रहेंगे। लेकिन असलियत में आपने सही मुद्दा उठाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने ऐसा चीजों को जोड़ा है जो बाकी कोई संस्था अभी तक नहीं जोड़ते थे, तब जाके वो हिंदुस्तान का बिल्कुल जो उन्होंने निकाला है TVR। सो वो जो रेटिंग है, टोटल ट्रू वैल्यू रेटिंग, एक एक चीज जो हम पहले से नजरअंदाज करते थे उनको भी फैक्टरिंग करके अभी हिंदुस्तान को 3rd नंबर पे लाए। अभी आने वाले समय में देखते हैं, जैसे कि रफाल का सीरीज पूरा प्रोक्योर हो जाता है। इसमें जैसे सर एक टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं आर्टिकल पढ़ा था कि उन्होंने पायलट की क्या क्वालिटी है उसको भी रेट किया है कि द मैन ऑपरेटिंग द मशीन, और उसके अंदर इंडिया ने इतनी सारे ऑपरेशंस करे हैं, तो वो कॉम्बैट रेडीनेस कम्स विद कॉम्बैट ट्रेनिंग, कम्स विद परफॉर्मिंग इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। पेपर पे तो सर कोई वीडियो गेम में तो सभी फौजी बन सकते हैं, बट द मैन हु फाइट्स द बैटल इज द फौजी, इज द पायलट। सही तो कहा। चाइना का ये, चाइना ने तो किसी प्रॉक्सी वॉर में भी अपने पायलट्स नहीं यूज करे, एयरक्राफ्ट भेजे पाकिस्तान में जहां पे ऑपरेशन सिंदूर में काफी एक्सपोज हुआ चाइनीज सिस्टम, बट उनके रियल जो सोल्जर टेस्टिंग तो कहीं पर भी नहीं हुई है सर। इस जनरेशन में नो एक्टिव सोल्जर हैज सीन कॉम्बैट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर देखते हैं, हिंदुस्तान रफ काउंट करीब 56 से ज्यादा है रफ काउंट, जहां पे वो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग आर्मी, उनके आर्मी के साथ। जैसे यूएसए के इतने सारे विवाद के बावजूद एक स्टैंडिंग जो है ना, इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस यूएसए के साथ बहुत मजबूत है। तो उनके आर्मी आते हैं हमारे पास, महाजन रेंज जो है राजस्थान में, वहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग होता है। हमारे जो फौज आते हैं स्पेशल फोर्सेस, वो अलास्का में उनके साथ ट्रेनिंग होता है। मालाबार एक्सरसाइज में उनके आते हैं यूएसए के। इसी तरह फ्रांस का, यूके का, साउथ कोरिया और फिलीपींस, ये धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। इंडो पैसिफिक आज के दिन में क्वाड तो काफी हल्का फुल्का हो गया है, क्योंकि यूएसए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन इंडो पैसिफिक इतना वैल्यू में और वेटेज में कम नहीं हुआ है। इंडो पैसिफिक का जो महत्व है, बल्कि भारत के लिए काफी ये बढ़ते जा रहा है। इसीलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ये जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो विजिट कर रहे हैं, ये कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, देश को तैयारी कर रहे हैं 2047 तक एक विश्व का ग्लोबल पावर बनाने के लिए। ही इज शेपिंग द एनवायरमेंट। जब शेपिंग द एनवायरमेंट आपने तो शुरू कर दिया आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जब तक आप चाइना से चंद एक रेयर अर्थ एलिमेंट उन्होंने मोनोपोलाइज कर रखा है, जब तक वहां से नहीं लेंगे, तब तक आपका मेक इन आत्मनिर्भर भारत, आपका मेक इन इंडिया आगे ये नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपके क्या है, यूरेनियम है, लिथियम है, कोल का, इंडस्ट्रियल कोल काफी मात्रा में है। तो यहां से आप एक, अभी तक जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक चल रहा था। यूरेनियम को उदाहरण लेते हैं, 2014 को कहीं साइन हुआ था, उसके बाद 10-12 साल हो गया है, ये टेक ऑफ ही नहीं हुआ है। फॉर्चुनेटली हमारा एक ये जो एक्ट साइन हुआ है ना, शांति एक्ट 2025, उसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए से उसको वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फॉरेन और इंडिजिनस एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, उसको उन्होंने लिबरलाइज कर दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अभी नहीं तो यूरेनियम सप्लाई 24% ऑफ जो ग्लोबल डिपॉजिट है वो है ऑस्ट्रेलिया में। 14% है कहाँ पे, कजाकिस्तान, 10% है कनाडा। इन 10 देशों के अगर मिलाते हैं आप, ये करीब 51-52% बन जाता है। और हिंदुस्तान को अगर 7.8 to 8% या डबल डिजिट रेट ऑफ ग्रोथ से प्रोग्रेस करना है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, तो उनको एक सस्टेन्ड एंड क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड काइंड ऑफ अ फ्लो ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिक्योर एनर्जी सप्लाई। और फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम इतने डिपेंडेंट हैं, आज के दिन में भी इतना सब कुछ बोलने के बाद मैं कह देना चाहता हूं, कोल का डिपेंडेंसी हिंदुस्तान में अभी भी 70 to 73% है। ठीक है ना। सो इसको हमें कम करना पड़ेगा। हमारा पॉलिसी क्या है, मिशन पॉलिसी बाय 2070, इसको
किसी भी तरह नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। उसमें कुछ है रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ है जो हमारा जैसे फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये आ जाता है जो न्यूक्लियर डिपेंडेंसी है, करीब 8.8 गीगावाट आज के दिन में, 100 गीगावाट हम अचीव करना चाहते हैं बाय 2047 तक। तो इसी तरह बाकी अलग अलग, इंडोनेशिया एक चीज है इंडो पैसिफिक का, एक सेंट्रली लोकेटेड है, एशियन का सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है। इसके पास निकल काफी करीब 21-23% है, रेयर अर्थ एलिमेंट। इसी तरह टिन है, टंगस्टन है, ये सारे स्टील बनाने के लिए काम आते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है, पॉपुलेशन कम है लेकिन उनका जीडीपी देखिए, पर कैपिटा देखिए, और उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो ये सारी चीजें एक कॉरिडोर बना रहे हैं। एक इस तरफ हिंदुस्तान का नया कॉन्सेप्ट, नया डॉक्ट्रिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कारण आपके व्यू सुन के भी काफी खुश होंगे। इसको बोलते हैं, हिंदुस्तान ने एक एडॉप्ट किया है एक ट्राइंगुलर कोलाबोरेशन। ट्राइंगुलर कोलाबोरेशन में कौन कौन आ जाते हैं? एक इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आपका यूएई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आपका कनाडा। इसी तरह अलग अलग देश मतलब जुड़े हुए हैं। हर एक देश के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ चीज है, कोई रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो डिपेंडेंसी पहले एक आधा देश के साथ था, जैसे कि मान लीजिए यूएसए के साथ या चाइना के साथ, इसको पूरा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान, पता नहीं कब ऑपरेशन सिंदूर खुल जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 खुल जाता है, हम कोशिश यही करेंगे हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिंदूर 1 की तरफ होना चाहिए। कब स्टार्ट कर रहे हैं और कब खत्म करेंगे हम, छोटा सा एक रहेगा शॉर्ट मिनिमम पीरियड ऑफ जो है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्या प्यूटिन को ये नहीं पता था? क्या प्यूटिन को इतना एक फौजी है वो, यूक्रेन, सूझबूझ के बावजूद वो कहते रहा कि 7 दिन में मेरा स्पेशल ऑप्स खत्म हो जाएगा। आई एम द ओनली वन इन द मीडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। जनरल जीडी बख्शी होते थे, वो चैलेंज करते थे अलग अलग चैनल में। I am the only one because I have written a book. I have also written a lot of articles. I have been giving talks on different places. कि ये लड़ाई कम से कम आपका 10 साल से ज्यादा चलेगा, उससे पहले कभी खत्म नहीं होगा। आप देखते रहो, उसका कारण और कुछ है। एनीवे, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि क्या पता है अगला लड़ाई आप 7 दिन 4 दिन का प्लान कर रहे हो, कोई खिंच जाए 2 महीने। तो इसलिए 2 महीना 3 महीना जब लड़ाई होता है तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड या आत्मनिर्भर भारत का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसके लिए आपको रेगुलर फ्लो, एक स्टेडी फ्लो ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और मिनरल्स होना निहायत आवश्यक है। नहीं तो आपका 30 ट्रिलियन का जो यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो ये एक सपना रह जाएगा, आप आगे की तरह नहीं बढ़ पाएंगे। सर 2 छोटी बातें इसमें मैं जोड़ूंगा। जैसे आपने कहा कि वॉर शुरू करते हो आप 7 दिन के लिए, लंबा चल जाता है। तो हमारे कोर्ट्स में ना कई बार बहुत पावरफुल लोग होते हैं, लीगल केस में फंस जाते हैं, तो सोचते हैं अरेस्ट होने समय हम 3 दिन में आ जाएंगे, वी आर सो रिच, वी आर सो इन्फ्लुएंशियल, और कितने महीनों कितने साल जेल रहते हैं। तो एक बार जब स्थिति खराब होती है, बोलना बड़ा इजी लगता है कि वॉर विल हैपन इन 3 days या मैं जेल से 3 दिन में आ जाऊंगा, आई एम अ वेरी रिच पर्सन। पर जब एक बार अंदर जाते हो तो यू डू नॉट नो कितनी देर अंदर रह सकते हो। और बड़े एग्जाम्पल है सर, बड़े बड़े नेताओं के भी एग्जाम्पल है इसमें। सर दूसरी बात जो आपने कही, आपने बीच में एक न्यूक्लियर की बात की, तो मैं एक मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी, इफ यू पुट इट लाइक दैट, आपके क्या व्यू हैं सर न्यूक्लियर पावर को लेके? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है डीन्यूक्लियराइज किया सारे पावर प्लांट्स अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस यूएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ पीपल लाइक इलॉन मस्क और अगर जाके कहते हैं कि भैया सबसे प्योर, सबसे एफिशिएंट यही है, जो तुम विंड मिल्स बना रहे हो, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, सोलर बना रहे हो, उसका ये चुनौती है। सो व्हाट इज जनरली योर व्यू? क्योंकि मुझे कभी भी लगता है कि ये देश जो यूरोप के डी इंडस्ट्रियलाइज हुए आफ्टर पीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो उसके इल इफेक्ट्स थे वो उन्होंने सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज दिए। बट ये सारा दुनिया को ज्ञान इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया। भारत टिल 1947 इतनी इंडस्ट्रियलाइज थी नहीं। क्या हम विदाउट गोइंग थ्रू हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम टू मच एनवायरमेंटल कॉन्शियस दीज न्यू एज मीन्स में चले गए हैं विच आर नॉट दी मोस्ट इफेक्टिव? जैसे इथेनॉल बढ़ाई जा रहे हो पेट्रोल के अंदर, वो देश सारी उम्र पेट्रोल यूज करके, डीजल यूज करके, कोल यूज करके पावर्स बने। सो डू यू थिंक we need to not bother about all this and do whatever is the most effective thing including nuclear? or do you think कि आज के वर्ल्ड में न्यूक्लियर या जो ओल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तेल और ये, और उसकी जगह इलेक्ट्रिक जाते रहे, जिसके भी एनवायरनमेंट के बहुत रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कितनी डेंजरस हैं? सो आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस पावर एंड एनर्जी, किस मेन से ले जानी चाहिए?
बिल्कुल, इस कारण आप सही सही मुद्दा को उठा रहे हैं। ये जो कंसर्न है, आप एक्चुअली यू आर यू कीप योरसेल्फ अप टू डेट एंड यू आर अ वेरी पॉपुलर एडवोकेट आई मस्ट से इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी सारे विषय के बारे में आप अपना आंख और कान खुला रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बोलते हैं ना, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप और उसका व्याख्या लेके आया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। एक समय में स्टीम इंजन का काफी महत्व होता था, कोल के बिना कुछ चलता ही नहीं था। और उसके बाद ऐसा आ गया है कि भाई जो बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन बाय मल्टीप्लाइड फॉर्म्स, उसके बाद धीरे धीरे मैन पावर कम होने लगे। अभी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टेज 4, ये जो 4 है, रिवोल्यूशन नंबर 4, इसमें क्या है कि आपका थिंग्स लाइक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? आज के दिन में हिंदुस्तान में 2100 यानी कि 50% से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑलरेडी हैं। उसके बिना आपका जो डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर एक ऐसा जगह होता है जहां पे पावर 24/7 365, उसको पावर सप्लाई, कंसिस्टेंटली पावर सप्लाई की जरूरत है। और पावर का भी एक स्टेडी फ्लो होना चाहिए। कई अप्स एंड डाउन हिंदुस्तान का आउटेज होता है, वो उसको डाटा सेंटर ऑपरेशन नहीं रहेगा। ये जो उदाहरण देते हैं, हीलियम गैस यहीं पे जरूरत होता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपको एक उदाहरण दो। सेमीकंडक्टर एक वेफर होता है 30 सेंटीमीटर का, इसको बनाने के लिए 3 महीना समय लगता है। ये सिलिकॉन से बनता है ये, ओके, और 3 महीना समय लगता है। 30 सेंटीमीटर वेफर बनाने के लिए आपको 2200 लीटर की पानी की जरूरत है। 2200 में से 1500 करीब करीब एग्जैक्ट है 1450 लीटर्स, उसके बोलते हैं अल्ट्रा प्योर वाटर। अल्ट्रा प्योर वाटर को अगर आप गहराई में जाएंगे, 1 लीटर अल्ट्रा प्योर वाटर बनाने के लिए, वो गैलन्स, एक्चुअली वेस्टर्न डिनोमिनेशन गैलन्स में करते हैं। वो करते हैं कि यू रिक्वायर 1.58 गैलन्स ऑफ वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर। तो गैलन क्या है? इट इज अराउंड 4.5 लीटर्स होता है एक गैलन। तो यू मल्टीप्लाई दैट, इट कन्वर्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक पानी की जरूरत है, और जो पावर सप्लाई है, आपको 3 महीने के लिए एक स्टेडी फ्लो ऑफ पावर। हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जब मैं था उस समय सर्विस में, हम काफी शोर गुलावा करते थे एज डिफेंस ऑफिसर्स, बट वी कुड ओनली प्रोजेक्ट द पॉइंट अप टू अ सर्टेन लेवल। बियॉन्ड दैट इट इज टू बी वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर। एंड आप तो जानते हैं लॉयर हो, सो वी आर बाउंड बाय, उसके आगे हम बोल नहीं पाते थे। फाइल्स जाते थे, फाइल्स वापस आते थे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक पैरामीटर, बेसिक रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, आपके पास है नहीं। पावर सप्लाई एंड व्हाट इट इज अ प्रिडोमिनेंटली हाई पावर एंड हाई वाटर कंजप्शन और इंटेंस रेट का जो कंजप्शन होता है, उसकी जरूरत होती है। तो था नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह जहां पे अल्ट्रा प्योर वाटर बनाने के लिए वहां पे भी पावर की जरूरत है। तो ये कहां से मिलेगा? और तो इसीलिए इन्हीं कारण की वजह से ये जो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो बात हम कर रहे हैं, उसमें आपका जो जीपीयू, व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू इज द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये हिंदुस्तान में एक जीपीयू का कीमत है $38,000। और इसी तरह हिंदुस्तान ने 38,000 या करीब 40,000 के करीब खरीदा। एक डाटा सेंटर बनाने के लिए आपको खूब सारे जीपीयू चाहिए। तो ये तो शुरुआत है। 1 साल हुआ है आपको सेमीकंडक्टर, 1 या 2 साल हुआ है सेमीकंडक्टर। जो जो चीजें आप मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे 5G हो, 6G हो, इंटरनेट हो, या आप सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चंद एक चीजें, बिना सेमीकंडक्टर एक कार के अंदर 3,000, 1 से लेके 3,000 सेमीकंडक्टर की चिप्स होते हैं। टेस्ला जैसे गाड़ी है, 3,000 से 3,300 की सेमीकंडक्टर की चिप्स होते हैं। एक मोबाइल में 6 चिप्स होते हैं, एक लैपटॉप में 1 होता है। कोई कोई लैपटॉप आजकल 2 होने लगे हैं चिप्स, या नंबर बढ़ सकता है। इसी एक वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं, कैमरा, हर एक चीज में आइदर आपका रेयर अर्थ एलिमेंट या आपका चिप्स। रेयर अर्थ एलिमेंट तो मिल जाता है जमीन में, बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के लिए आपको पावर और पानी की जरूरत है। ये अगर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। सो इन शॉर्ट, एक ही सोर्स है जो आपको इसका कंसिस्टेंट एंड स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी देता है एट ए चीपर रेट। चीपर इसलिए कहता हूं, 1 kg ऑफ यूरेनियम
यूरेनियम आपका जो आइसोटोप है वो अलग अलग 232 में मिलता है, 235 उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो ये कन्वर्जन है दैट आल्सो रिक्वायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन एंड फ्यूजन। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का बात बताते हैं, जो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब में वो दोनों होते हैं, फिशन एंड फ्यूजन। कम खर्चा में इतना मात्रा में अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इट इज हॉटर देन दैट ऑफ सन, इट प्रोड्यूसेस सो मच ऑफ हीट। सो इसी से ही एक टन का एक किलो यूरेनियम इज इक्विवेलेंट टू, देयर इज अ फिगर, आई एम फॉरगेटिंग द फिगर, इट इज अराउंड 2000 tons of coal. That is the equivalent. If you Google up, you'll get the right figure. I'm forgetting the actual this thing. So therefore, you talk about the quantity required, number one. Number two, the cost to actually acquire or procure that, and thereafter process it. And the consistent flow of energy from that 1 kg of uranium, it lasts you for about couple of years. Exact year I'm not remembering. It's around 10 to 15 years. 10 to 15 years के लिए वही स्टडी, उतना ही वॉल्यूम, इतना ही आपको वोटेज में फ्लो करना, जो कि डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जीपीयू, ये जो नए नए किस्म की जो चीजें निकल रहे हैं अभी, उसके लिए और कोई आज के दिन में ऐसा सोर्स नहीं है जो इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इसीलिए ही न्यूक्लियर एनर्जी, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, यूक्रेन का कंप्लीट बैकअप ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वन पॉइंट टाइम was 51 to 56%। अभी वो लड़ाई के वजह से कम हो गया है। फ्रांस का 71% होता था और न्यूक्लियर एनर्जी, अभी काफी सारे उनके रिएक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। उनका जो रॉड्स होते हैं, क्या सेंट्रीफ्यूज रॉड्स वगैरह वगैरह काम नहीं कर रहा है, वो रिपेयर में चल रहा है। इसी तरह अमेरिका के देखिए, अब चाइना का देखो, चाइना इन नो टाइम पिछले 30 साल के अंदर उसका रिन्यूएबल एनर्जी पहले 0 पे चलता था। ये पिछले 10-15 साल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, विंड मिल का जो प्रोडक्शन है, मैं खुद गया हूं नॉर्डिक कंट्रीज में, इतना ज्यादा नहीं होता, खर्चा बहुत है, लेकिन वो पावर इतना जनरेट कर ही नहीं पाता। विंड मिल्स बड़े बड़े आप लगा देते हो खंबे के साथ, वो ब्लेड्स, इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन चाइना का उदाहरण देखिए, 31 to 38% ऑफ द कंप्लीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, 38 थोड़ा मैं अपर लेवल पे कह रहा हूं आज के दिन में, 31 to 32% उनका रिन्यूएबल एनर्जी है। प्रीडोमिनेंट पाई डायग्राम ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी न्यूक्लियर जा रहे हैं। साउथ कोरिया को देखिए, जापान, इतना सब कुछ होने के बाद, न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद भी, ये भी धीरे धीरे उसी तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये इंडोनेशिया, टेक अनदर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया, टेक द एग्जांपल ऑफ कैनेडा इज आल्सो गोइंग इन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का एक चीज जब आपने बात छेड़ाई है, मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान का टोपोग्राफी और टाइप ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सम थिंग्स लाइक जीपीयू एंड डाटा सेंटर्स एंड ऑल दिस। जो रिमोट एरियाज हैं, मैं एक फौजी हूँ, बॉर्डर एरिया में गया हूँ, और वहां पे कुछ एरियाज हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। अभी पिछले 2 साल के अंदर, 2 या 3 साल के अंदर, आप सुने होंगे लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश का, अगर आप फार ईस्ट की तरफ जाते हैं, रास्प बोलते हैं, RASP, उस एरिया की तरफ जाते हैं, तो रोड हेड और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर डिस्टेंस होता था। लेकिन कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एयर मार्शल अर्जुन सिंह साहब का एक आर्टिकल पढ़ा, वो पढ़ के बहुत खुशी लगा मुझे कि ये रोड हेड वो बढ़ के पूरा एकदम लास्ट पॉइंट तक जाने लगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होते जा रहा है। तो ऐसा जगह पे बिजली आते आते आपको कम से कम 5-10 साल लगेंगे। तो आपको ये जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है, छोटा, कोलैप्सिबल, ट्रांसपोर्टेबल, ये आप हवाई जहाज में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका ट्रायल अमेरिका अभी 5-6 महीने सक्सेसफुली किया था। दे मूव्ड इट टू प्लेस कॉल्ड एज उता इज अ प्रोविंस इन अमेरिका, सो वहां पे स्टेट, सो दे हैड एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट। तो ये भी एक नया सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, यही अपनाएंगे तो आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ा पाएगी। जी सर थैंक यू, आपने समय दिया, क्योंकि मुझे लगा ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि एक तो एक्चुअल पावर है, दूसरा चाइनीज प्रोपागेंडा पावर है, जहां पे मीडिया में भारत को इंटरनेशनल ने बहुत छोटा छोटा दिखाते रहते हैं कि कोई एयरफोर्स नहीं है, हमारी डबल है, हमारी इकोनॉमी ट्रिपल है, हमारी नेवी ये है, हमारे इन्फ्लुएंस वो है। सो समटाइम्स इट्स गुड
कि जो भारत में अच्छा हो रहा है, जो भारत गुड कर रहा है, जो भारत की कैपेबिलिटीज है, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ भारत और द पीपल इन द आर्म फोर्सेस जिनका एक्सपीरियंस इतना है, वो सब जोड़ के जो इंडिपेंडेंट रैंकिंग्स आ रही हैं, वहां पे भारत चाइना से बहुत चीजों में आगे है। शायद यही रीजन है कि चाइना इतना थ्रेट भी फील करता है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस इंक्लूडिंग इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। जय हिंद सर। You're doing a great job, Iskaran, and I must compliment you and your team. Keep it up, and very proud of you. Very well done. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, so much for your encouragement.